सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं विजय प्रताप सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आपको पता होगा कि यदि हम किसी रिफिल को, प्लास्टिक की रिफिल को किसी कपड़े से रब करते हैं तो इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। या कोई कंघा लेते हैं, स्केल लेते हैं, उसको बालों पे रगड़ते हैं और फिर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास कागज़ के ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज। आप कह सकते हैं कि कंघा जब बालों पे रगड़ा गया तो वो इलेक्ट्रीफाई हो गया। इसी तरह से यदि कोई स्केल आप लेते हैं, वो भी रगड़ने के बाद इलेक्ट्रीफाई हो गई, उस पर चार्ज आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग इस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। आज से 2600 साल पहले थेल्स ने किया था इस पर एक्सपेरिमेंट। थेल्स ने एम्बर के एक टुकड़े को रब किया और देखा कि उसमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये एम्बर का जो नाम था, ये इलेक्ट्रॉन, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। और उसके बाद काफ़ी लंबा गैप रहा। 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया बहुत सारी चीज़ों को रब करने पर चीज़ें इलेक्ट्रीफाई होती हैं। उस पर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया। और उसके बाद हक्स बी का नाम आता है। हक्स बी ने 1705 में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिकल मशीन बनाई और उसमें एक कांच का गोला था जिसको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता था और उसको किसी कपड़े से छू के रब किया जाता था तो उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज एकत्र हो जाता था। उस चार्ज की वजह से उस काफ़ी हैवी इलेक्ट्रिसिटी होती थी। तो उस चार्ज को उन्होंने देखा बहुत सी चीज़ों को तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। फर्दर 1731 में स्टीफन ग्रे ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर डिफ़ाइन किए। उन्होंने इस जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक मशीन बन चुकी थी उसको, उससे चार्ज को दूर तक पहुंचाया। तो देखा कि कुछ मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट करते हैं। एक जगह गोले को चार्ज करके रखा हुआ है, उससे अगर टच करके मेटल को रखते हैं तो मेटल की रॉड से दूर तक इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंच जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कागज़ के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। जबकि हम कोई अदर मटेरियल लेते हैं, जैसे वुड ले लिया, वुड के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। तो जिनसे चार्ज मूव करके आगे पहुंच जाता था वो कंडक्टर्स कहलाए और जिनमें चार्ज मूव नहीं करता था वो इंसुलेटर्स कहलाए। फर्दर 1732 में फिर से एक्सपेरिमेंट होते हैं और वो ड्यूफे ड्यूफे नाम के साइंटिस्ट हैं। ड्यूफे ने विट्रस और रेजिनस दो तरह के चार्ज बताए। उनकी टू फ्लूइड थ्योरी थी। उन्होंने बताया कि जो विट्रुअस है वो ग्लास पर जो चार्ज आता है उसको विट्रुअस कहा और जो प्लास्टिक पे चार्ज आता है उसको रेजिनस कहा, या एम्बर पे जो चार्ज आता है उसको रेजिनस कहा। एम्बर एक रेजिन होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है, कॉस्टली होता है। तो इस तरह से दो तरह के चार्ज उन्होंने डिफ़ाइन किए। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही किए, ड्यूफे ने। और उसमें उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम कांच की रॉड को रब करें तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। और ये कांच की रॉड है, ग्लास, और इसके पास एक दूसरा ग्लास का रॉड अगर हम रखें और इसको किसी चीज़ से सस्पेंड कर दें, इस तरह से लटका दें, तो दोनों के बीच में इस पे जो भी चार्ज है, इस पे जो भी चार्ज है उसको विट्रुअस कहा है। दोनों के बीच में सिमिलर चार्ज होने से रिपल्सन होता है। यहाँ पे रिपल्सन, ये दोनों दूर भागते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्लास्टिक को रब करें, प्लास्टिक से दूर भागता है, तो दूसरा तरह का चार्ज पता कर लिया था उन्होंने। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ग्लास और कांच के बीच, कांच और जो प्लास्टिक की रॉड है उसके बीच में अट्रैक्शन होता था। यानी उन्होंने ये, ड्यूफे ने ये बता दिया था कि जो सिमिलर चार्ज हैं, लाइक चार्जेस जो हैं, रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्क था वो ड्यूफे का था।
इसके बाद जो साइंटिस्ट हुए हैं उनका नाम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो है बेंजामिन फ्रैंकल। 1750 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी दी। तो पॉजिटिव टाइप के चार्ज का एक फ्लूइड है जो कि रब करने पर कांच पे आ जाता है। प्लास्टिक को रब करते हैं तो उसमें वो फ्लूइड कम हो जाता है, कम हो जाने से वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने थ्योरी दी। तो जो कांच पे चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच पर जो चार्ज था उसको पॉजिटिव कह दिया, और जो प्लास्टिक पे चार्ज आता है, प्लास्टिक पे जो चार्ज आता है या ऐसी चीज़ें जैसे एम्बर पे जो चार्ज आता है, इस पर जो चार्ज आता है उसको उन्होंने नेगेटिव कहा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, लेकिन दो तरह के चार्जों को नाम देने की जो प्रोसेस थी, विट्रूअस जो चार्ज था उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही नेगेटिव चार्ज कहा जो कि एम्बर, प्लास्टिक और एबोनाइट, ठीक है, इस पर जो चार्ज आता है। इस तरह से दो तरह के चार्ज आपको पता चले। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें इक्वल अमाउंट में प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है और ये न्यूट्रल कहलाती है। ठीक है, तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो ये आया कि इसमें कौन सा चार्ज इजीली ट्रांसफ़र होगा। तो हमारी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो हमें पता है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही है जो अपने जगह से इधर से उधर जा सकता है। ऐसे किसी बॉडी का आप छोटे से छोटा पीस कर लें एग्ज़ाम्पल कि वो बिल्कुल एटम है, तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज ज़ीरो होता है। लेकिन एटम के अंदर की कंस्ट्रक्शन को अगर देखें तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट में, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर कई ऑर्बिट होंगी तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो बराबर होगा 1/1, और यानी कि वो दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे को नलीफाई करके कैंसिल करके उनका चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अट्रैक्शन बीच वाले प्रोटॉन से, न्यूक्लियस से बहुत ही वीक होता है और वो अपनी जगह से आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो इनको हटाना आसान होता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, जो फ्री हो जाते हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं। मेटल्स में तो बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स में कहें तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, आसानी से अलग नहीं होते हैं। अभी हम जब रब करके चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम मोस्टली इंसुलेटर्स से डील करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर को रब करके, अब दो इंसुलेटर हैं, जैसे कि आपने ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया तो सिल्क के कपड़े से इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है तो वो वहाँ से अलग नहीं होते हैं, और ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क पे आ जाते हैं तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्लास की रॉड है और इसको अगर आप सिल्क से रब करते हो तो जब रब करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ से हट करके इस पर आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। किसका ट्रांसफ़र हुआ? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज इस पर आ गया। तो अब इस पर क्या हो गया, ये तो बैलेंस चार्ज है तो इसको पिक्चर्स में आउट कर देता हूँ, ये प्लस माइनस बैलेंस है, इसको आउट कर देते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एट द सेम टाइम सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यही चीज़ अदर दो मटेरियल के बीच में की जाएगी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, इलेक्ट्रॉन सिल्क से
दूसरी ऑब्जेक्ट पे चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा मटेरियल लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक लिया आपने और यहाँ पे प्लास्टिक है, एम्बर है, तो ये अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी चार्ज तो होता है, बैलेंस चार्ज को हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं दिखाएंगे, और इसको हमने फर यानी कि रोएदार कपड़े से, जिनमें बाल हों, अपने सिर के बाल पे आप इसको रब करेंगे प्लास्टिक को, तो केवल हाथ से भी रब कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड है और इस पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। इस फर में भी दोनों तरह के चार्ज हैं, तो जब हम रब करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, और ये बैलेंस चार्ज को मैं मिटा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनका इफ़ेक्ट 0 है। तो आप देखते हैं प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। ठीक है, बहुत से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो कम होने पे क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, जैसे मेरी पिक्चर में दिखाया है। तो 4e इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेस हो गए हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए हैं, तो इसमें 4e का नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी बॉडी इस तरह हम देखते हैं, कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है दैट मीन्स उसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन को, और यदि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। व्हेन ए बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, व्हेन द बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इट इज़ ओनली द इलेक्ट्रॉन विच आर charge carriers and getting transferred from one body to another. ओके, मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए हैं बेहतर ढंग से। तो चार्ज को किसी बॉडी पे पता लगाने के लिए जो ऑपरेटस है उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए आपको एक बॉटल लेनी है, और इस इलेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। इसमें गोल्ड की स्ट्रिप को लेते हैं, गोल्ड इसलिए बहुत सॉफ्ट होता है, इसको बेंड करके, और इस तरह से बेंड कर लिया आपने। बेंड करने के बाद एक यहाँ पर कॉर्क लगाया हुआ है, कॉर्क में आपने होल किया और होल करके यहाँ पर एक रॉड एंटर करा देते हैं। ऊपर यहाँ पे एक स्फीयर लगा हुआ है, तो ये मेटल की रॉड है, ये यहाँ तक लाते हैं। इसके आखिरी एंड को इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, और इस पर गोल्ड लीफ को ऐसे लगा दिया गया है। 2 लीव्स हैं डिफरेंट साइड से, ठीक है, और इसको किसी तरह से इस पर फिक्स किया गया है, जबकि ये मेटल के रॉड के कांटेक्ट में। तो अगर आप यहाँ पर कोई फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करके पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे आप ग्लास रॉड लाते हैं या आप कोई प्लास्टिक की रॉड लाते हैं जिसको आपने चार्ज किया हुआ है, तो अगर ये प्लस चार्ज की है तो प्लस चार्ज इस पर और इस पर एज्यूम हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा इस पर रॉड पर नेगेटिव चार्ज पूरे पे स्प्रेड होगा, और इस लीप पे भी नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की वजह से रिपल्सन होगा और ये डाइवर्ज करेंगे। दो डाइवर्जेंस जो है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज इस पे स्टोर है। अगर हैवीली चार्ज ऑब्जेक्ट से आप टच कराएंगे तो डाइवर्जेंस ज़्यादा एंगल पर होगा। आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर से पहले से ही परिचित हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो चार्ज आप देते हैं उसको, वो एक ही जगह पर रुका नहीं रहता है, बल्कि वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि वो मूव करता है। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्टर में, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पर उसको चार्ज देंगे तो वो उसी जगह लोकलाइज्ड रहेगा, यानी वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, तो हम कंडक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें जो जानते हैं उसको देखें। कंडक्टर्स में
अब कोई रॉड लेते हैं कंडक्टर की और उसको यहाँ पर आप कोई एक फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करके मटेरियल लाइए। जैसे कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ आपने रब की है और माइनस चार्ज उस पर हो गया, इसको लाकर इससे रॉड से आप टच कर दीजिए। रॉड से जैसे ही टच करेंगे तो ये माइनस चार्ज इसमें पूरे में स्प्रेड होता चला जाएगा, आगे मूव करता चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर कागज़ के आप छोटे टुकड़े यहाँ पे रखते हैं, ये मेटल है कोई, यहाँ पे कागज़ के आपने टुकड़े रख दिए हैं, ठीक है, तो इनको ये अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पॉजिटिव बॉडी आप टच करेंगे ला करके, जैसे ग्लास रॉड या कोई चीज़ आपने फ्रिक्शन मेथड से चार्ज की और उसको यहाँ टच किया, तो ये प्लस चार्ज भी इस पर स्प्रेड हो जाएगा पूरे में, ठीक है। जबकि अगर आप कोई प्लास्टिक लेते हैं और उसको टच करें, यानी कि एक प्लास्टिक आपने लिया हुआ है या कोई वुड है, वुड की रॉड है, और इसको अब आप टच करके लाते हैं चार्ज से, तो ये चार्ज इस पर आपने जैसे ही टच किया तो ये चार्ज इस पर स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कागज़ के टुकड़े रखेंगे तो ये नॉट अट्रैक्ट, जबकि ये वाला अट्रैक्ट होगा। तो मेटल्स वो होते हैं जिसमें चार्ज मूव कर जाता है, और ये क्या हुआ, इंसुलेटर, जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी आप देख लेते हैं। हाँ, इंसुलेटर में जो चार्ज है वो अगर क्या होगा कि आपने इंसुलेटर लिया है और यहाँ पे अगर चार्ज बॉडी टच की है, तो ये हो सकता है कि केवल यहाँ पर ये चार्ज आ करके रह जाए इस पर और पूरे में स्प्रेड ना हो। अब बात करते हैं मेटल अगर है आपके पास कोई, मान लीजिए स्फीयर के शेप में है और ये स्फीयर है और इसको आपने चार्ज दिया, तो अगर आप चार्ज इसको देंगे तो वो चार्ज यहाँ पे रुका नहीं रहेगा लोकलाइज, ये इक्वली पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। जिस भी मशीन के थ्रू, कोई इलेक्ट्रिक मशीन है उसके थ्रू आप चार्ज दे रहे हो, जैसे भी चार्ज दे रहे हो, तो ये पूरे में स्प्रेड होगा। यानी अगर आपने 4 यहाँ पे प्लस प्लस दिखाए हैं तो ये पूरे में इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये सभी आपस में रिपेल होंगे और रिपेल हो करके ये जब पूरे में कहीं भी जा सकते हैं तो पूरे में फैल जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर में कोई स्फीयर है तो उसके अंदर कोई भी चार्ज, मेटल स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा, आउटर सरफेस पर ही रहेगा, ठीक है। ग्राउंडिंग क्या है, अगर कोई मेटल स्फीयर चार्ज्ड है और इसको आपने चार्ज किया हुआ है और आप बेयर फुट नंगे पांव खड़े हैं और इसको ऐसे टच करेंगे, तो टच करने पर क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका डिसअपियर हो जाएगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा। यू कैन से ग्राउंड में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आसानी से मूव करके, आपके शरीर एक कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्ट करता हुआ यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब आपने इसको ऐसे ग्राउंड से टच किया तो ग्राउंड को आप समझिए 0 वोल्टेज पर हमेशा रहता है, और इसमें इट कैन सप्लाई लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड में है चलते हुए इसमें आएंगे और यहाँ पर आकर के नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। एज इफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंड में मूव कर गया, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव कर गया है। अगर आप पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर से नीचे चला गया, और एक्चुअल फिगर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इसमें आते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर वायर को आप हटा सकते हैं। तो जो चार्ज, कौन सा चार्ज, जो अनबैलेंस चार्ज था, एक्स्ट्रा चार्ज था, वो ग्राउंड में चला गया, ऐसा आप समझेंगे।
समझ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये अर्थ से ज़मीन से जोड़ देने को ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं, जिससे कि चार्ज की शेयरिंग हो जाती है। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी एंड द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्जिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आप पढ़ेंगे। पहला मेथड आपको पता है, फ्रिक्शन मेथड। तो उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। दूसरा मेथड है कंडक्शन। जब फ्रिक्शन मेथड से चार्ज की हुई कोई बॉडी है, उसको किसी मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो आप देखते हैं कि चार्ज कंडक्ट कर जाता है। नॉन मेटेलिक या इंसुलेटर के कांटेक्ट में एक चार्ज बॉडी को लाएंगे तो चार्ज वहीं पे लोकलाइज्ड रहता है, तो ये कंडक्ट कर जाने से भी दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है। जो तीसरा टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं। इंडक्शन हिंदी में से प्रेरण कहते हैं, कंडक्शन मतलब चालन होता है और फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। तो इंडक्शन मेथड में आप एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास में लाएंगे तो पहले से ही वो पोलराइजेशन, उसमें अट्रैक्शन के थ्रू पोलराइजेशन हो जाएगी। मान लीजिए एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, और इसके पास मैं फ्रिक्शन मेथड से ग्लास रॉड को लाता हूँ। ये ग्लास रॉड मैं इसके पास में ले आया और ये पहले से फ्रिक्शन मेथड से मैंने इसको चार्ज कर रखा है। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड से इसे चार्ज किया है और इसके पास लाता हूँ। तो जब आप काफ़ी क्लोज लाएंगे तो बिना टच किए इस बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब ये प्लस चार्ज वाली बॉडी पास में आएगी तो इट विल अट्रैक्ट माइनस चार्ज हियर। तो माइनस चार्ज इधर आएगा तो कोई दूसरा चार्ज अनबैलेंस हो गया। पहले बैलेंस चार्ज थे इसके अंदर, आप ऐसे समझेंगे सभी चार्ज जो थे पहले से मौजूद हैं इसके अंदर, और ये क्या करेगी बॉडी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगी। तो जब भी खींचेगी तो अगला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ कर लीजिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे शिफ्टिंग होगी चार्ज की। तो चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज अपीयर होगा और एक्सट्रीम एंड पर पॉजिटिव चार्ज। अगर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और पूरा का पूरा इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर नेगेटिव। नॉन मेटल है तो पोलराइजेशन होगा, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इधर एक पोल बन गया नेगेटिव, उधर पॉजिटिव पोल। ये प्रोसेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये पोलराइजेशन है। तो यहाँ पर ये पोलराइजेशन हो गया, तो ये चार्ज हुई इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप के साथ आपको इसको दिखाएं तो मेरे वीडियो में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्कोप रखा होता तो आप देखते हैं कि इसमें ये जो लीव्स होती है, गोल्ड लीव्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इनके बीच सेपरेशन, अभी मैं इसको टच नहीं करूँगा, केवल इसके पास ले आऊँगा पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को, तो भी आप देखेंगे इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होके आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ अट्रैक्ट होके आएगा तो रेस्ट एक्सट्रीम एंड पर आपके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, तो ये सेपरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो इंडक्शन का एक मेथड हुआ चार्जिंग का। आप इसको दूसरे तरह से भी दोहरा सकते हैं। दो मेटल की बॉल लीजिए और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये समझिए ग्लास का स्टैंड है, और ये मेटल की बॉल है। दूसरी मेटल बॉल इसके साथ टच करके ये रख दी गई, स्टैंड इसमें भी है, नॉन मेटल इंसुलेटर है स्टैंड।
और यहाँ पर ये मेटल बॉल है। अब आप अगर कोई एक रॉड चार्ज करके लाते हैं इसके पास, तो ये अट्रैक्ट करेगी इधर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत हैं तो इधर आ जाएंगे, और जो एक्सट्रीम एंड है यहाँ पर ये वाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में अनबैलेंस होके वो अपीयर हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव रिपेल हुआ। ठीक, तो फिर इसको आप क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए बीच में। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये गैपिंग बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से गैपिंग क्रिएट होती है। तो गैपिंग क्रिएट होती है, उसके बाद आप इसको यहाँ से हटा देंगे। अगर आप और दूर करेंगे तो आप देखेंगे इसको आप बहुत दूर कर दें, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और इसको हटाएंगे जैसे ही तो ये नेगेटिव चार्ज अब अट्रैक्ट तो है नहीं, तो ये रिपेल होकर के एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। ठीक है, ये स्फीयर से, ये भी ये स्फीयर है, मेटल के स्फीयर है, तो उन पे चार्ज स्प्रेड हो, और ज़्यादा चार्ज होगा तो इस तरह से आउटर सरफेस पर रहेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज हो जाती हैं बॉडीज़ इस मेथड से। दूसरा मेथड भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे, टच करके चार्ज को, एक ही आपके पास मेटल बॉल है, यहाँ पर स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड है, इससे चार्ज ज़मीन में ग्राउंड में नहीं जा सकता है। आप यहाँ पे चार्ज करके बॉडी लाते हैं, ग्लास रॉड फ्रिक्शन मेथड से आपने चार्ज कर ली, ये मेटल है, मेटल की बॉल्स हैं। अब यहाँ पे अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज आएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं रहे, इसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, जो इस सरफेस पे इधर की ओर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में। फिर आप क्या करिए कि इसको बेयरफुट यानी बिना चप्पल पहने इसको टच कर देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में चला गया, या कहिए ग्राउंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसको वायर से दिखा सकते हैं आप, इसको ऐसे आपने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और उसको नहीं न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कुछ जाना है तो इससे अट्रैक्ट होके, कुछ जाना चाहेंगे तो वो भी पहुंच जाएंगे, और फाइनली इसको आप हटा दीजिए। अब हटाने के बाद इस ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ग्लास रॉड को जैसे ही आप रिमूव करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे पर इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, किसी प्लास्टिक की रॉड को रब करके कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। ये कोई ग्लास रॉड है जिस पर आपने फ्रिक्शन मेथड से चार्ज किया हुआ है, और इसको जब किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े को हम दो सरफेस के फॉर्म में देखें, थोड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। यहाँ पर प्लस चार्ज से इंडक्शन के थ्रू पोलराइजेशन होगा, यानी बिना टच किए हुए जब हम पास में लाते हैं तो इसके पास वाली जो सरफेस है प्लस चार्ज के पास वाली, उस पर अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पास में है, इसलिए इस पे जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होगा, और इधर जो रिपल्सन का फोर्स होगा वीक होगा। ठीक है, ये फोर्स स्मॉल होगा, ये डिस्टेंस कम होने से स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये वाला लार्ज है, और इधर वीक फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन होगा किधर की ओर होगा, नेट फोर्स इधर की ओर आएगा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। मोस्टली आप इंसुलेटर्स को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हो,
आप मेटल को भी चार्ज कर सकते हो। मेटल का अगर स्पून लेना है, उसको चार्ज करना है, तो उसमें एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर का बेट लगा होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, जिससे आप पकड़ के उसको आप फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी। क्या होती है एडिटिविटी? एडिटिविटी ये एडिटिव नेचर को चार्ज के रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर्स को हम अलजेब्राइक सम कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव साइन। अगर किसी बॉडी पर चार्ज दो तरह के हों, Q1, Q2, Q3, यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज हो, यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज हो, यहाँ पर Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज हो। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो इनका अलजेब्राइक सम होगा इस बॉडी पर। तो टोटल चार्ज Q विल बी सम ऑफ ऑल द चार्जेस, छोटे छोटे जितने भी चार्ज हैं, तो उनका सम विद उनके साइन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे अलजेब्रा में आप लिख सकते हैं Q1, Q2, Q3 का सम होगा, जो भी उनकी यूनिट होगी वो आगे लिखी जाएगी। और यहाँ पर अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, जैसे Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, और Q3 की वैल्यू ये पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम सिंबल यहाँ नहीं लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ के साथ लगा लेंगे, -3 माइक्रोकूलम्स। तो Q3 चार्ज का नेचर नेगेटिव है, बाकी दो का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम उसको कैसे लिखेंगे? 5 ये पॉजिटिव है, +4 पॉजिटिव है, +-3, ठीक है, -3। तो टोटल कितना हो गया? ये दोनों सम हो जाएंगे 9, और ये -3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो गया 6। अगर यूनिट माइक्रोकूलम है, यानी यहाँ पे माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। चार्ज यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी एक्शन होगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे यदि हम ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, तो जितना चार्ज ग्लास की रॉड पर डेवलप होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े पर भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, यदि इससे ग्लास को आपने रब किया और इस पर +3 चार्ज, कोई भी यूनिट है, प्लस टाइप का चार्ज आ रहा है, तो सिल्क पर एट द सेम टाइम उतने इक्वल अमाउंट में माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। यानी अगर ये +3e है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, और यहाँ पर नेगेटिव होगा -3, तो पहले दोनों अनचार्ज थे, उनका टोटल, अभी भी इनका टोटल कितना होगा? पहले टोटल 0 था, अभी भी इनका सम ऑफ द चार्जेस वो 0 आएगा पूरे सिस्टम का। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड
remains constant. ओके, कोई और भी रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है और वो कभी प्रोटॉन में चेंज होता है और पाई मेसन नाम का पार्टिकल निकालता है, नेगेटिव पाई मेसन। तो इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं था, लेकिन अगर ये ब्रेक होगा तो जितना प्लस चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगा। एक पार्टिकल नेगेटिव, एक पॉजिटिव, टोटल चार्ज अभी भी 0 है रिएक्शन से पहले और बाद का चार्ज। न्यूक्लियस के बाहर अगर कोई न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन में तो प्रोटॉन पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकलेगा और प्लस एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा निकलता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, शॉर्ट लिविंग पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। The charge on a body is always integral multiple of the electronic charge. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका होल नंबर मल्टीपल होता है। The charge on a body is always whole number multiple of the charge on electron. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं और ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो है कूलम। ठीक है, पर 1 कूलम जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज माइक्रो कूलम से काम चलाते हैं, माइक्रो कूलम का यूज़ करते हैं। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम का यूज़ करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, और चार्ज की यूनिट को ई के रूप में भी ले सकते हैं। ये इसकी एलिमेंट्री यूनिट हो गई, नेचुरल यूनिट है ई, क्योंकि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ई के टर्म्स में हो रहा है। कोई बॉडी चार्ज होती है, इसने या तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या फिर 5 गेन किए हैं। ओके, जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो होल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नॉट बी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसका स्टेटमेंट आप खुद समझ जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन में क्या होता है, सर्टेन क्वांटिटी चार्ज की होती है। क्वांटाइजेशन में किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो तो या तो उस पर 10 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन गए हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। अगर इस पर से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4e के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट था द चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मीन्स होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n प्लस माइनस लिख देते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। इस तरह से कोई होल नंबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे चार्ज 1/2 के बराबर हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी बॉडी पे चार्ज 3/2 के बराबर हो, इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी पर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो सकती है, लेकिन 1.7 10 टू द पावर माइनस 19 नहीं हो सकती, 1.73 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम नहीं हो सकती।
फिर से जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो इसका डबल हो सकती है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। बीच की वैल्यूज़ ये सब नॉट पॉसिबल। इसके आगे फिर ऐसे सर्टेन क्वांटिटी ट्रिपल होगा, पर 3/2 नहीं हो सकता, 2.5 भी नहीं हो सकता। जब हम चार्ज की बहुत बड़ी वैल्यू के साथ डील करते हैं तो क्वांटाइजेशन का हमें आभास नहीं होता, यानी मैक्रो लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर चार्ज की बात करें, व्हेन वी डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज वी कैन नॉट फील क्वांटाइजेशन बिकॉज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन पे इतना कम चार्ज है कि जब हम बहुत बड़ी वैल्यू से डील करते हैं तो हमें क्वांटाइजेशन का आभास नहीं होता है। कितने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे आप समझ लें कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट से अगर कोई पिक्चर बनी हुई है, बहुत पास पास बहुत सारे पॉइंट्स अगर बनाए जाएं, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पिक्चर पॉइंट से बनी है। आप दूर से देखेंगे तो आपको वो पिक्चर क्लियर नज़र आती है। अभी यहाँ पे तो पता चल रहा है आपको, लेकिन अगर ये पार्ट जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं डॉटेड डॉटेड बहुत पास में हो तो इसका पता आपको नहीं चलेगा। जैसे अखबार वगैरह या कोई पोस्टर लगा होता है, पोस्टर में छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, उनसे वो इमेज बनी हुई होती है, लेकिन पास जाके देखते हैं तो आपको पिक्सल्स दिखाई देते हैं, दूर जाके देखते हैं तो आपको पिक्सल्स नहीं दिखाई देते हैं। क्वांटाइजेशन पर एक न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या उसने गेन किए हैं। तो कोई बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे या गेन किए हैं? जाहिर है कि लूज़ किए हैं। लूज़ कितने इलेक्ट्रॉन किए हैं? ये निकालने के लिए आपको Q इक्वल टू NE फार्मूले का यूज़ करना होगा। N इक्वल टू Q अपॉन E, यानी जो टोटल चार्ज है बॉडी पर 1 कूलम, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम से। आपको नंबर्स मिलेंगे, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, ये 10⁻+19 ऊपर हो गया और 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 16 आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा 6.25 10⁻18। लेकिन अभी आप डिवाइड करेंगे तो 0.625 10⁻19 एंड देन यू कैन राइट 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 कूलम के साथ डील करते समय आपको क्वांटाइजेशन की फीलिंग नहीं होगी। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण लॉ है।